रात का सन्नाटा अब गहराता जा रहा था। आसमान में बादलों की हल्की परतें थीं और दूर कहीं से हवा में बजती घंटियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। आग बुझ चुकी थी, पर अब भी उसके धुएं की गंध बस्ती में तैर रही थी। गौतम चुपचाप खड़ा था, उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प जल रहा था। तभी विराज धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। नहीं गौतम, इस वक्त अकेले माइंस में जाना ठीक नहीं होगा। नहीं विराज, मुझे अविराज से अपना हिसाब पूरा करना है। वो जरूर वहीं माइंस में होगा और मुझे वहीं जाकर यह भी पता चलेगा कि आखिर वहां ऐसा कौन सा राज दफन है जिसके लिए अविराज मुझे यहां लेकर आया था। विराज ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में चिंता थी। उसने गौतम को समझाने की बहुत कोशिश की। कभी आवाज में सख्ती थी, कभी विनती, पर गौतम की जिद अडिग थी। उसका चेहरा अब पत्थर की तरह ठोस लग रहा था। गौतम, मेरी बात मान लो। वहां कबाली गैंग के लोग भी होंगे। खतरा बहुत बड़ा है। तुम अकेले नहीं जा सकते। मैंने फैसला कर लिया है विराज, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। चाहे जो भी हो, मुझे माइंस में जाना ही होगा। विराज ने कुछ देर तक गौतम को देखा, फिर थक कर उसकी आवाज धीमी पड़ गई। ठीक है गौतम, अगर तुमने जिद पाल ली है माइंस में जाने की तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर तुम वहां अकेले नहीं जाओगे। मैं और हरिया भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अब गौतम की आंखों में फिक्र का पर्दा पड़ गया था। वो बेचैन होते हुए बोला, नहीं विराज, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता गौतम। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो। वैसे भी मुझे भी अपने भाई से अपने सवालों के जवाब चाहिए। गौतम ने फिर कोशिश की विराज को रोकने की। उसकी आवाज में दर्द और गंभीरता दोनों थी। देखो विराज, तुम्हारा मेरे साथ आना ठीक नहीं है। तुम इस एम्पायर के असली हकदार हो, अपने पिता के वारिस। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी तरह की परेशानी में आओ, लेकिन मैं कुछ नहीं हूं। मेरा तुम्हारे परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। ऐसे में मुझे ही उन काबालियों का सामना करना चाहिए, और मेरा यकीन मानो, मुझे कुछ नहीं होगा। विराज ने एक कदम और आगे बढ़ाया। उसकी आंखें अब शांत थीं, पर उनमें एक अडिग निश्चय झलक रहा था। किसने कहा तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता नहीं गौतम? भले ही अविराज तुम्हें अपना मेहमान बनाकर यहां लाया था, लेकिन अब तुम यहां के लोगों का हिस्सा बन चुके हो। विराज की आंखों में अब बगावत वाली लहर नहीं थी, बल्कि उनमें अपनापन और गौतम के लिए इज्जत झलक रही थी। वो आगे बोला, पहले मुझे भी लगा था कि तुम भी अविराज के काले कारनामों में शामिल हो, इसलिए वो तुम्हें यहां लाया है। लेकिन जब मैंने हरिया को तुम्हारे पीछे लगाया और मुझे पता चला कि तुम भी अविराज की सच्चाई से बेखबर हो, तब मैं समझ गया कि तुम्हारे साथ भी धोखा हुआ है। तुम एक नेक दिल इंसान हो गौतम, और मैं नहीं चाहता कि तुम अकेले उस मुसीबत का सामना करो। इसलिए मैं और हरिया तुम्हारे साथ चलेंगे। गौतम कुछ कहने ही वाला था कि तभी हरिया आगे आया। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि जोश था। बाबू, आज मुझे भी मौका मिला है बरसों से अपने परिवार पर लगे कलंक को धोने का, इसलिए मैं भी आपके साथ चलकर इस लड़ाई में शामिल होना चाहता हूं। गौतम चुप हो गया। चारों तरफ का सन्नाटा उसके भीतर उतरने लगा। विराज और हरिया के शब्द गौतम के दिल में गूंज रहे थे। उसने गहरी सांस ली और ठंडे स्वर में बोला, ठीक है, तुम दोनों मेरे साथ चल सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, वहां जैसी भी सिचुएशन हो, उसे मेरे हिसाब से ही मुझे डील करने देना। मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों पर कोई मुसीबत आए। विराज और हरिया ने एक साथ सिर हिलाया। हवा में अजीब सी शांति थी, पर उनका मन यह कह रहा था कि कुछ बड़ा घटने वाला था। तीनों ने अपने कदम अंधेरे की ओर बढ़ा दिए। दूर रेगिस्तान के पार खदानों के ऊपर से हवा की गूंज सुनाई दे रही थी, मानो धरती खुद उन्हें अपने भीतर बुला रही हो। और उस रात के घुप अंधेरे में तीन साए, गौतम, विराज और हरिया, चुपचाप माइंस की ओर निकल पड़े। वो नहीं जानते थे कि आगे उनका इंतजार क्या कर रहा था, पर एक बात तय थी कि वो यात्रा अब सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि नियति की टक्कर बनने वाली थी। रात गहरी हो चुकी थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जो रेगिस्तान के उस सूने हिस्से को और भी भयानक बना रही थी। चारों तरफ पसरा सन्नाटा, मानो किसी आने वाले तूफान से पहले की चेतावनी दे रहा था। गौतम, विराज और हरिया तीनों चुपचाप कदम बढ़ाते हुए माइंस के पास पहुंचे, और रेत पर टिकने वाली हर आवाज अब उनके लिए खतरनाक संकेत बन चुकी थी। दूर तक फैले उन पथरीले पहाड़ों के नीचे बनी खदानें अंधेरे में किसी अजगर की तरह मुंह खोले खड़ी थी। तभी विराज बोला, यहां तो कोई भी नहीं है। कहीं बस्ती वाले ने हमें गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं दी? नहीं विराज, मुझे लगता है कि यहां हमारे लिए कोई जाल बिछा हुआ है। हमें अपना हर कदम फूक फूक कर रखना होगा। तीनों अलग अलग दिशाओं में फैल गए। हर माइन के बाहर झांकते, पत्थरों को हटाते, किसी निशान की तलाश करते। उनकी सांसें धीमी थी और वहां की जमीनों की दरारों में गहरा सन्नाटा समाया हुआ था।
वहां बस हवा की सीटी और टूटते पत्थरों की गूंज थी, पर उन आवाजों के बीच एक अजीब सा तनाव चुपके से फैल रहा था, मानो किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। तभी अचानक माइन नंबर 24 से किसी की दर्द भरी चीख सुनाई दी, बचाओ बचाओ मुझे। तीनों एक पल के लिए जम गए। आवाज बिल्कुल साफ थी, किसी आदमी की जो अंदर उस माइन में फंसा हुआ था। उन तीनों के दिमाग की हर नस सिकुड़ गई और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। लगता है वहां कोई मजदूर है, कहीं उन कबालियों ने उसे वहां कैद करके तो नहीं रखा। हमें उसे बचाना होगा। रुक जाओ विराज, वहां कोई ट्रैप भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वहां जाना चाहिए। पर तभी दोबारा से वो चीख गूंजी, पर इस बार और भी दर्दनाक तरीके से। वो सुनकर विराज और ज्यादा बेचैन होते हुए बोला, नहीं गौतम, मुझे नहीं लगता ये कोई ट्रैप है। वहां जरूर बस्ती से किसी को लाकर कैद किया गया है। मैं अपने लोगों को ऐसे ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। विराज की आंखों में जो आग चमकी वो किसी पुराने वचन का प्रतीक थी। उसने तेजी से हरिया की ओर देखा और उस पर विश्वास जताते हुए हाथ हिलाया। पल भर में दोनों माइन नंबर 24 की ओर भागे। उनके कदमों की आवाज अब रेत में खो रही थी। विराज, हरिया, रुको, मत जाओ अंदर। गौतम की आवाज अंधेरे में गूंज कर लौट आई, पर विराज और हरिया पहले ही उस माइन के अंदर जा चुके थे। गौतम ने ठहर कर अपनी छाती पर हाथ रखा। उसकी चेतना में डर और कर्तव्य का संगम चल रहा था। इसलिए मैं इन्हें अपने साथ नहीं लाना चाहता था। पता नहीं अब ये दोनों किस मुसीबत के मुंह में चले गए हैं। लेकिन तभी उसने खुद को याद दिलाया कि किसी को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, और वो भी उनके पीछे दौड़ पड़ा। अंदर पहुंचकर गौतम ने देखा खदान बहुत गहराई तक जा रही थी। दीवारों से टपकता पानी, छत से लटकती लोहे की जंजीरें और हर कुछ फीट पर झिलमिलाती पुरानी बल्ब्स की आधी रोशनी में वहां एक साया सा गढ़ दिया था। धूल के कणों ने रोशनी को कतरा कर फैलाया था और हर कोने में अतीत की खटास थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम पर जमीन से उठने वाली सुइयों सी आवाजों को नापता हुआ उसने कई बार आवाज दी, विराज, हरिया, सुन सकते हो मुझे? पर कोई जवाब नहीं आया। खालीपन की गूंज उसके शब्दों को निगल रही थी। हवा भारी होती जा रही थी, जैसे उस खदान की दीवारें भी अब सांस रोककर सब सुन रही हो। ये माइन तो बिल्कुल भूल भुलैया जैसी है। पता नहीं विराज और हरिया कहां चले गए। और वो आदमी जिसकी आवाज अभी थोड़ी देर पहले आई थी, वो भी अब खामोश हो गया है। गौतम की धड़कनें तेज हो गईं। अंधेरे के पत्तों में से कोई छाया हिली। उसे लगा जैसे कोई पीछे से धीरे धीरे उसी खदान में आ रहा था। गौतम ने फुर्ती से पास पड़ी एक चट्टान के पीछे खुद को छिपा लिया। उसका मन पुरानी यादों की तरह उबल रहा था। वचन, जिम्मेदारी और उन रिश्तों की कसक जो उसे वहां खींच लाई थी। कुछ ही पल में किसी के कदमों की आहट पास आई। कदमों की चाल में वो पुरानी पहचान थी, धीमी पर आत्मविश्वास से भरी। रोशनी में आते आते वो शख्स जल्द ही अंधेरे में समा गया। जब वो ठीक सामने से गुजरा तब गौतम ने एक झटके में बाहर निकलकर तेज आवाज में कहा, तो इसका मतलब वो सच था। यहां जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे के मास्टरमाइंड तुम ही हो। उस शख्स के कदम थम गए। उसके चेहरे पर आश्चर्य और कुछ देर बाद चिंता उभर आई। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया और गौतम की आंखों से सामना होते ही वहां एक पुराना रिश्ता और कई दबे हुए सवाल एक साथ फूट पड़े। वो और कोई नहीं बल्कि गोपाल था। उसकी आंखों में कुछ थकान थी, पर वही ठंडी समझदारी अभी भी उसके अंदर चमक रही थी। गौतम, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें ऐसे चौंकने का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है गोपाल। मैं तुम्हारा सच जान चुका हूं। कौन सा सच? बहाना बनाने की जरूरत नहीं है गोपाल। मुझे पता है कि तुम उन काबालियों से मिले हुए हो, और सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारा भांजा विराज भी उसी गिरोह का हिस्सा है। सालों से यहां जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके पीछे तुम दोनों का ही हाथ है। गोपाल के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। पहले झुंझलाहट, फिर कोई बचाव करने की कोशिश करते हुए उसने कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम गौतम? तुम मुझ पर और अविराज पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? तुम्हारा भांडा फूट चुका है गोपाल। अब और नाटक करने की जरूरत नहीं है, इसलिए चुपचाप बता दो विराज और हरिया कहाँ हैं। अगर तुमने उनके साथ कुछ भी गलत किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि यहां आने से पहले मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। गोपाल ने एक ठंडी सांस ली और उसकी आंखों में अब पुरानी दोस्ती के संकेत ढहते हुए दिखाई दिए। उसकी आवाज अचानक धीमी हुई, जैसे कोई दीवार टूटने ही वाली हो। क्या विराज यहां है? तुम उसे यहां लेकर क्यों आए गौतम? मैंने तुमसे कहा ना, मेरे सामने नाटक मत करो। सीधा बताओ, विराज और हरिया के साथ तुमने क्या किया? नहीं तो मैं अभी इसी वक्त तुम्हारी जान ले लूंगा।
तभी अचानक पीछे से एक जानी पहचानी आवाज गूंज उठी। विराज और हरिया मेरे कब्जे में है। उस आवाज की गूंज इतनी तीव्र थी कि रेत पर पड़ी हर धूल की परत जैसे हिल गई। गौतम और गोपाल जैसे ही पलटे, उनके सामने अंधेरे से निकलते हुए बिरजू की आकृति उभर आई। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी और उसके साथ करीब 20-25 आदमी खड़े थे, जिनकी चाल और मुद्रा से ही पता चल रहा था कि वो कोई मामूली लोग नहीं बल्कि खतरनाक लोग थे। वो लोग माइन के अंदर से निकलकर बाहर आ रहे थे। उनके कपड़े, हथियार और शरीर की भाषा सब कुछ गौतम को ये बता रहे थे कि वे लोग कोई और नहीं बल्कि कबाली गैंग के मेंबर्स थे। हवा में उनके कदमों की आहट और धूल के साथ उड़ती उनकी परछाइयां खदान के अंधेरे को और डरावना बना रही थी। गौतम ने गुस्से से बिरजू को देखा। उसकी आंखों में उस जाल की आग थी जो बिरजू ने बुना था और अब वो गौतम के सामने खड़ा था। गोपाल की तरफ देखते हुए गौतम ने गुस्से से कहा, आखिर तुमने अपना असली रंग दिखाई दिया ना। मैं जानता था तुमने और तुम्हारे आदमियों ने जरूर यहां जाल बिछा रखा है। सीधी तरह से विराज और हरिया को यहां लेकर आओ, नहीं तो। तभी बिरजू जोर से हंसा और उसका हंसना अंधेरे में गूंजकर और भी भयानक लग रहा था। गौतम ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। बिरजू बोला, वाह बाबू, आखिर तुम भी उस जाल में फंसी गए जिसे मैंने विराज के लिए बुना था। गौतम और गोपाल ने एक साथ हैरानी से बिरजू की ओर देखा। उनकी सांसें थम गईं और खदान का ठंडा अंधेरा जैसे उनके दिलों में घुस गया। क्या तुम्हें भी लगता है कि गोपाल बाबू और अविराज मेरे साथ मिले हुए? अगर ऐसा लगता है तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। गोपाल और अविराज का कबालियों से कोई लेना देना नहीं है, ना ही विराज और हरिया का। यह सुनकर गौतम के होश उड़ गए और वो अपने मन में बड़बड़ाया, क्या? लेकिन विराज ने तो मुझसे कुछ और ही कहा था। इसका मतलब विराज भी अपने भाई और मामा के लिए गलत सोचता है। जैसे ही वो ये सोच ही रहा था, बिरजू ने गौतम की ओर झुकते हुए धीरे से कहा, बाबू, तुम सच के करीब तो आ गए, लेकिन अभी भी उस पर से पर्दा नहीं हटा पाए। और हटाते भी कैसे, क्योंकि वो पर्दा मैंने जो डाला था। मेरे पास फालतू बातें करने का वक्त नहीं है बिरजू। सीधे सीधे बता दो कि तुमने विराज और हरिया को कहां छिपा रखा है, नहीं तो मैं तुम्हारा और तुम्हारे लोगों का क्या हाल कर सकता हूं, ये तुम अच्छे से जानते हो। सही कहा बाबू, मैं जानता हूं तुम अकेले ही मुझ पर और मेरे आदमियों पर भारी हो, इसलिए मैं तुमसे लड़कर मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता। लेकिन मेरे पास तुमसे करने के लिए एक सौदा है। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, और अगर तुमने वो नहीं किया या मुझ पर हमला करने की कोशिश की तो याद रखना, विराज, हरिया और अविराज, इनकी जान को तुम खो दोगे। ये सुनकर गौतम की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, धड़कनें तेज हो गईं और पूरे शरीर में एक अजीब सा तनाव फैल गया। तभी गोपाल गुस्से से बिरजू से बोला, खबरदार बिरजू, अगर तुमने किसी को हाथ भी लगाया तो। गौतम ने हैरानी से गोपाल की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल और भरोसा दोनों झलक रहे थे। गोपाल गौतम को देखते हुए बोला, हां गौतम, मैं यहां अविराज को ही ढूंढने आया था। मैं और अविराज हॉस्पिटल में बस्ती के लोगों को सामान बांट रहे थे, तभी वहां इन कबालियों का हमला हुआ। उन्होंने मुझे और बस्ती के लोगों को खूब पीटा और अविराज को अपने साथ उठा ले गए और मुझे वहीं छोड़ दिया, और मुझसे कहा कि अगर अविराज को जिंदा देखना है तो मुझे माइंस में आना होगा। इसलिए मैं अविराज को ढूंढने यहां आया था। गौतम वो सुनकर हक्का बक्का रह गया। वो अपने मन में बड़बड़ाया, इतना बड़ा प्लान बिरजू के अकेले का नहीं हो सकता, इसके पीछे जरूर कोई और है। तभी बिरजू ने हंसते हुए कहा, बाबू, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। यही ना कि अगर अविराज मेरा बॉस नहीं है तो फिर कौन है? कौन बिरजू, कौन? तभी पीछे से एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, मैं ही हूं कबालियों का सरदार। जैसे ही गौतम और गोपाल ने पलटकर उस आवाज की ओर देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके पीछे खड़ा था वो चेहरा जो न सिर्फ कबालियों का सरदार था बल्कि एमजीएम का कर्ता धर्ता भी था। वो कोई और नहीं बल्कि गजराज सिंघानिया था। आखिर गजराज की पूरी सच्चाई क्या थी? विराज, हरिया और अविराज को कबालियों ने कहां छुपा कर रखा था? क्या गौतम उन सब की जान बचा पाएगा? माइन नंबर 24 के अंदर कुछ सेकंड्स के लिए समय थम सा गया था। रेत की हल्की सी सरसराहट भी मानो रुक सी गई थी। बेदम रोशनी में गजराज का रूप धीरे धीरे उभरता गया। एक ऐसा चेहरा जिस पर सालों की सत्ता, चालाकी और बेदर्द ठहराव का अक्स था। गौतम ने आंखें बड़ी करके देखा। वो आदमी जिसे वो समाज का एक प्रतिष्ठित बिजनेसमैन समझता था, अब उसी के सामने किसी अंधेरी दुनिया का शासक बनकर खड़ा था।
गौतम के शरीर में एक अजीब ठंडक दौड़ गई और हर याद एक पल के साथ उसकी रग रग में चीखने लगी। गजराज सिंघानिया उसी खेल का राजा था जिसके बारे में गौतम सिर्फ अटकलें लगाता रहा था। गजराज के पीछे एक साया और था, डॉक्टर जॉन। उसकी आंखों में तनी हुई कमजोर सी रोशनी और चेहरे पर ठंडी बेदिली थी। ऐसा लग रहा था मानो उसने हर उस सीमा को पार कर लिया हो जिस इंसान ने नैतिकता कहा था। उस मुस्कान का असर वहां की हवा पर भी छा गया, जैसे खुद जमीन ने मुस्कुराहट की उस तरह की खूनी खामोशी को महसूस कर लिया हो। गौतम के कानों में अब भी गजराज के शब्द गूंज रहे थे। उसकी सांसें भारी हो गईं और उसने बिना सोचे अपनी मुट्ठियां कस ली। अब उसके चेहरे पर सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि एक तरह की तसल्ली भी थी, क्योंकि अब सारा सच उसके सामने था। गजराज ने कदम बढ़ाए। तभी बिरजू और बाकी कबाली लोगों के सिर अपने सरदार के सामने झुक गए। उनके झुकने में सिर्फ नम्रता नहीं, अंधभक्ति और डर भी था। ऐसा लगा जैसे रात का कोई राजसी दरबार किसी खून के भूखे सम्राट के आगे सिर झुका रहा हो। हवा में अब एक अलग तरह का दबाव आ गया, न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक भी। हर आदमी जानता था कि जो भी उस वक्त होगा उसका असर बाकी जिंदगियों पर भी पड़ेगा। तभी गजराज गौतम के ठीक सामने जाकर खड़ा हुआ और बोला, मुझे गोल्डी ने बताया था कि तुम बहुत शातिर इंसान हो गौतम, लेकिन जब से तुम मेरे इलाके में आए और मेरे काम में दखल देने लगे तब मुझे यकीन हो गया कि गोल्डी की बात गलत नहीं थी। तुम वाकई खास इंसान हो। गोल्डी का नाम आते ही गौतम के दिमाग में वो रात जैसे फिर से खुल गई। दुबई की गुथी हुई यादें, पुलिस स्टेशन की चमक धमक और गोल्डी की आखिरी सांसें। वो पल उसके अंदर किसी पुरानी चोट की तरह दर्द भर कर उठा। वो गजराज की आंखों में देखकर बोला, गोल्डी? इसका मतलब वो डील जो गोल्डी कर रहा था वो तुमसे ही थी? सवाल छोटा था पर असर बड़ा था। उस सवाल ने गजराज की आंखों में और भी ठंडी मुस्कान ला दी, मानो वो पहले से जानता हो कि जवाब किस तरह से गौतम को चोट पहुंचाएगा। हाँ गौतम, भूल गए क्या? मैंने दूर बैठे ही उस गोल्डी को मौत के हवाले किया था, वो भी तब जब तुम उसके साथ थे, लेकिन तुम उसे बचा भी नहीं पाए। जैसे ही गजराज ने यह कहा, गौतम के अंदर का वो पुराना दृश्य पूरा जीवित हो उठा। गोल्डी की छाती की धड़कन का धीमा पड़ना, वो पेसमेकर मैल फंक्शन होना और गोल्डी की आखिरी सांसें जो हवा में खो गई थी। उस याद ने गौतम के दिल पर चोट की तरह आघात कर दिया, पर बाहर उसने किसी तरह खुद पर संयम बनाए रखा और गजराज से बोला, तुम सोचते हो कि इस तरह बातें बोलकर तुम मुझे डरा लोगे? गलत फहमी में हो गजराज। तुम मेरे सामने हो और अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मुझे हराने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, दिमाग भी चाहिए गौतम, और मैं वही हूं जो तुम्हारे जैसे लोगों को अपनी चालों से खत्म करता है। मेरे आदमी पहले ही बता चुके हैं कि तुम एक ही बार में 20-25 लोगों को मात दे सकते हो, पर मैं जानता हूं तुम्हें बल से नहीं बुद्धि से हराया जा सकता है। गजराज की आवाज में आत्मविश्वास और अमानवीय ठंडक थी। उसकी आंखों में वो चालबाजी थी जो किसी शतरंज के उस्ताद की आंखों में होती है। हर चाल मानो पहले से सोची हुई। उसने बिरजू की ओर इशारा किया। बिरजू ने धीमे कदमों से आगे बढ़कर अपनी बंदूक निकाली और उसे दिखाने लगा, मानो वो एक धमकी नहीं बल्कि एक आदेश हो। गजराज ने आगे कहा, डरो मत गौतम, ये तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन अगर तुमने कोई भी चाल चली तो विराज, हरिया और अविराज तीनों की जान चली जाएगी। अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। गजराज के वो शब्द हवा में भारी दबाव छोड़ गए, मानो किसी ने किसी के घर की नींव पर हथौड़ा मार दिया हो। गौतम की आंखों में आग जल उठी और उसके अंदर डर और चिंता भी घुली हुई थी। अब उसे सिर्फ अपनी बहादुरी नहीं दिखानी थी, बल्कि अपने दोस्तों की सुरक्षा के लिए चालाकी से काम लेना था। उसके दिल में कई सवाल उठ गए और वो चिढ़ते हुए गजराज से बोला, कैसे बाप हो तुम गजराज? अपने फायदे के लिए अपने ही बच्चों की जान को दांव पर लगा दिया। लोग तो अपने देश के लिए अपने बेटों की कुर्बानी दे देते हैं, तो मैं अपने साम्राज्य के लिए क्यों नहीं दे सकता? और वैसे भी मेरा बेटा सिर्फ विराज है, जबकि वो अविराज, वो तो बस एक अनाथ है। जैसे ही गजराज ने अनाथ शब्द कहा, वहां मौजूद गोपाल तिल मिलाते हुए बोला, खबरदार, अगर तूने अविराज को अनाथ कहा तो वो अकेला नहीं है, मैं उसके साथ हूं। गोपाल की आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसकी हर रग में एक पिता समान स्नेह था जिसने उसे अविराज के लिए लड़ने पर मजबूर कर दिया था। गजराज का चेहरा अब और भी ठंडा हो गया।
वो एक कदम आगे आया और उसके होठों पर वही शैतानी मुस्कान वापस आ गई, वो मुस्कान जो किसी की आत्मा में खुन्नस छोड़ दे। उसने धीरे धीरे गोपाल की ओर देखा, मानो किसी पुराने खेल का निष्कर्ष सुनाने जा रहा हो, और फिर हंसते हुए बोला, सही कहा साले साहब। अविराज के साथ तुम तो खड़े हो, लेकिन है वो एक अनाथी, क्योंकि ये खिताब उसे मेरी वजह से ही मिला है। गोपाल के चेहरे पर धीरे धीरे तमाम यादें लौट आईं, रातें, मुश्किलें और वो समय जब उसने अविराज को गले लगाया था, जैसे वो उसकी इकलौती जिम्मेदारी हो। उसके होंठ कांपे, सांसें फंसी और मन में अटपटे सवाल उभरे। इसका मतलब मेरा शक सही था। हवा एक पल के लिए तेज चली और छत से लटके उस पुराने बल्ब की हल्की झिलमिल ने गोपाल को और डरा दिया। धोखे की ठंडी महक हर तरफ फैल गई थी। गजराज ने उसी शैतानी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हां गोपाल, अविराज के पिता रवि की हत्या मैंने ही की थी। यह खुलासा जैसे कोई जंजीर टूटने की आवाज थी, तेज, भयानक और उलझन में डालने वाली। गोपाल के दिल पर भारी सा हमला हुआ। उसकी मुट्ठियां और भी ज्यादा कस गईं। उसकी आंखों में दर्द और बदला दोनों मिलकर उबल रहे थे। तुझ जैसा इंसान इंसान नहीं, बल्कि एक हैवान है। यानी यह भी सच है कि तूने मेरे पिताजी को भी धोखा दिया। गजराज ने एक लंबा ठहाका भरा, जिससे वहां का अंधेरा और गहरा हो गया। उसकी हंसी में कोई शर्म नहीं थी, बल्कि सिर्फ हैवानियत थी। सही समझे गोपाल, तेरे बाप ने अपना पूरा साम्राज्य रवि के नाम कर दिया था, जबकि मैंने सालों तक उसके मैनेजर के रूप में पूरे एमजीएम को संभाला। मैंने अपनी मेहनत को किसी और का हक नहीं बनने दिया, इसलिए मैंने रवि को अपने रास्ते से हटा दिया, और उसके बाद तेरे बाप को भी। वो सच गोपाल के कानों में किसी बिजली की तरह गूंज उठा। हर शब्द उसके अंदर चीख कर गुजरता गया। वो खामोश हो गया और आंखों से तेज आंसू बाहर निकल पड़े। गजराज ने फिर धीरे धीरे अपनी बात बढ़ाई, मानो हर हिस्से की साजिश को एक एक करके पेश कर रहा हो। हर शब्द में एक नई जंजीर, हर बयान में एक और हथियार। मैंने तेरे पिता की एक नकली जायदाद बनवाई, जिसमें मैंने उसकी आखिरी इच्छा के बारे में लिखा, जो थी तेरी बहन मधुलिका की मुझसे दूसरी शादी। बस फिर मैंने न सिर्फ तेरे बाप की जायदाद हासिल की, बल्कि उसकी खूबसूरत बेटी भी। जैसे ही ये बात बाहर आई, गोपाल के पूरे शरीर में ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। उसकी आंखों से आश्चर्य, शर्म और गुस्से के आंसू एक साथ बहने लगे। उसने बिना कुछ सोचे गजराज की गर्दन पर अपनी दबी हुई उंगलियां कस दी और आग में तपते स्वर में चिल्लाया, कमीने, खबरदार, अगर मेरी बहन के बारे में कुछ कहा तो मैं तेरी जान ले लूंगा। गजराज के आदमी तुरंत आगे बढ़े। उनकी आंखों में खून की तरह ढलती हुई प्यास थी, पर गजराज ने एक हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। उसकी उंगलियां हवा में जैसे कोई संकेत दे रही थी, नफरत और सत्ता के बीच एक संकेत। फिर उसने धीमी शैतानी मुस्कान के साथ गोपाल की आंखों में देखा और कहा, क्या हुआ साले साहब? अपनी बहन के रिश्ते के बारे में सुनकर ही खून खौल गया। मुझे हंसी आ रही है इस बात पर कि तुम्हारा तब क्या हाल होगा जब तुम जानोगे कि तुम्हारी बहन की मौत, जो आज तक तुम्हारे दिल में एक चिंगारी बनी हुई थी, वो आग भी मैंने ही लगाई थी। ये सुनते ही गोपाल के हाथ पांव फूल गए। उसने एकदम से गजराज की गर्दन छोड़ दी। उसकी आंखें अब बेहद बड़ी थी और उनसे लगातार आंसू बह रहे थे। उसकी आवाज घुटती घुटती बाहर आ रही थी, मानो शब्द उसके गले में अटक गए हों। वो शौक में धीरे धीरे कुछ कदम पीछे हटा। हर कदम मानो उसे अपनी ही दुनिया से दूर धकेल रहा था। जैसे जैसे सच उसके अंदर उतरता गया, उसकी धड़कनें तेज हो गईं और शरीर पर एक अजीब सी थकान छाने लगी। खदान की दीवारों पर पड़े उजाले धीरे धीरे धुंधले हो रहे थे और उन तस्वीरों की तरह गहराती परछाइयां हर चेहरे को और कठोर बना रही थी, मानो अभी किसी की तकदीर का अंतिम फैसला होने ही वाला हो। कुछ पल पहले तक गजराज की बातों ने वहां एक भयानक हवा पैदा कर दी थी, हत्या, विश्वासघात और रिश्तों की राख। पर तभी उसी अशांत माहौल में गौतम ने अचानक गंभीर स्वर में कहा, तुमने जो कुछ भी किया, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है गजराज। सीधे सीधे बता दो कि तुमने अविराज, विराज और हरिया को कहां छुपा कर रखा है। उसकी आवाज में एक धमकी सी थी। वो इतनी ठंडी और सटीक थी कि मानो किसी धारदार चाकू की तरह हवा को चीर दे। वहां खड़े लोगों की आंखें उसी आवाज पर टिक गईं। हर किसी ने महसूस किया कि अब या तो सच खुलेगा या फिर वो पल और भी उलझ कर रह जाएगा।
गोपाल की आंखों में उम्मीद और डर दोनों जगे हुए थे, पर उसने गौतम से एक नजर भी नहीं मिलाई। उसकी निगाहें पूरी तरह गजराज पर टिक गई थी। गजराज ने गौतम की तरफ धीरे धीरे मुड़कर देखा। उसकी चाल में अब भी वही अखंड आत्मविश्वास और खिलखिलाती ठंडक थी। वो गौतम के सामने आया और ठंडी आवाज में बोला, बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, पर पहले ध्यान से सुनो। मैं एक बिजनेसमैन हूं और मेरी भाषा सौदा है। मैं तुमसे उन तीनों की जान का सौदा करना चाहता हूं गौतम। खदान की गूंज अचानक और गंभीर हो गई। हर शब्द का वजन बढ़ गया। गौतम के होंठ थोड़े सख्त हो गए, पर उसकी आंखों में अब निश्चय की चमक थी। वो किसी भी तरह से अपने लोगों को बचाने का मौका नहीं गंवा सकता था। ठीक है, बताओ क्या करना है। गोपाल ने गौतम की ओर हैरानी से देखा। उसकी उम्मीद और विरोध अंदर से उभर रहे थे, पर गौतम ने उसे एक बार भी देखा नहीं। उसकी नजरें पूरी तरह गजराज की आंखों पर जमी रहीं, जैसे वो किसी वार के लिए सटीक लक्ष्य ढूंढ रहा हो। गजराज के चेहरे पर वही शैतानी मुस्कान पसर गई, वो मुस्कान जो किसी सौदे की आखिरी शर्त पर खिल उठती हो। उसने कदम पीछे लेकर एकदम सुलझे हुए अंदाज में कहा, बहुत बढ़िया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी गौतम। तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। तुम्हें माइन नंबर 18 में जाना है और उस कुएं तक पहुंचना है जहां से समंदर का पानी बाढ़ बनकर यहां तक आता है। यह सुनते ही गौतम के चेहरे पर हैरानी झलक उठी। उसकी आंखों में वो जगह तैर गई जहां कभी अविराज ने उससे बाढ़ की समस्या बताई थी, और वो भी उसी वजह से एमजीएम आया था। वो पल जो पहले एक तकनीकी समस्या की तरह था, अब अचानक किसी खतरनाक खोज का हिस्सा बन गया था। अविराज भी मुझे इसीलिए लेकर आया था, ताकि मैं उस माइन में आ रही बाढ़ की समस्या को सॉल्व कर सकूं। मैं तो वैसे भी वो काम करने ही वाला था। फिर तुम मुझसे जिंदगियों का सौदा क्यों कर रहे हो? गजराज ने एक धीमी पर शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, मुझे बाढ़ की प्रॉब्लम से कुछ लेना देना नहीं है, और ना ही तुम्हें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कह रहा हूं। तुम वहां मौजूद उस कुएं में जाओगे, पर तुम्हें बाढ़ को नियंत्रित नहीं करना होगा। कुएं के अंदर कुछ ऐसा है जो मेरी दुनिया बदल सकता है। गौतम के कान झनझना उठे। उसकी नजरें गजराज की आंखों में गड़ गईं और उसने हैरानी से उससे पूछा, उस माइन नंबर 18 के कुएं के अंदर ऐसा क्या है? तभी वहां पर मौजूद डॉक्टर जॉन ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी चाल में अब एक ठंडक के साथ एक्साइटमेंट भी घुला हुआ था। उसने अपने शब्दों को बड़ी सावधानी से चुना, जैसे कोई रहस्य खोल रहा हो, जिसे सुनकर जमीन भी हिल जाने वाली थी। उसने उसी घमंड में गौतम को देखते हुए कहा, 6 मंथ बिफोर यहां एक सी स्टॉर्म आया था। उसके बाद सैटेलाइट ने इस जगह पर एक स्ट्रेंज एनर्जी कैप्चर की थी। जब हमने सैटेलाइट इमेजरी देखी तो हमें पता चला कि माइंस के नीचे एक रेयर प्रीशियस स्टोन है, एक ऐसा स्टोन जो बिलियंस में एक माना जाता है। डॉक्टर जॉन के शब्द जैसे हवा में चमक कर गिरे। वहां मौजूद हर शख्स की समझ में एक ही बात आई कि वो कोई मामूली पत्थर नहीं, बल्कि करोड़ों अरबों की कीमत वाली नायाब चीज थी। गौतम ने पूरी तरह ध्यान से जॉन की ओर देखा। उसके मन में अब उत्सुकता और खतरा दोनों एक साथ जल उठे थे। तभी जॉन ने आगे कहा, वो स्टोन इस प्लैनेट का नहीं लग रहा। साइंटिस्ट का कहना है कि वो किसी एस्टेरॉइड का पीस हो सकता है। उसकी वैल्यू ब्लैक मार्केट में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की बताई जा रही है। ऐसे स्टोन के ओनर के पास पूरी दुनिया में जो पावर है ऑलमोस्ट वही होगी। यह सुनकर गौतम के कान उनकी हद तक चौंक गए। उसके दिमाग में तुरंत कई सारी तस्वीरें दौड़ने लगीं। सत्ता, लालच और किस तरह वो पत्थर किसी के हाथ में आकर दुनिया को बदल सकता था। उसकी सोच में वो चित्र उभरे जहां गजराज जैसा शख्स उस तरह की खोज को अपने जुर्म के साम्राज्य के विस्तार के लिए इस्तेमाल कर सकता था। उसी वक्त गजराज बीच में बोल पड़ा, मैंने कई मजदूरों को उस कुएं में भेजा, पर हर बार बाढ़ की वजह से उनकी मौत हो गई और पत्थर मेरे हाथ नहीं आया। इसलिए अब मैं तुमसे यह काम करवाऊंगा, क्योंकि तुम सबसे अलग हो गौतम। उन शब्दों में चुनौती और उम्मीद दोनों मौजूद थीं। गजराज ने गौतम की ज्यादा तारीफ नहीं की, बल्कि वो बस सीधे तौर पर यह कहना चाहता था कि गौतम में जो काबिलियत थी वही उसे उस काम के लिए सबसे अलग बनाती थी। और शायद यही बात गौतम को अंदर तक चुभी भी। कुछ देर के लिए सारे लोग चुप रह गए। खदान की दीवारें उनकी सांसें छूकर गूंज रही थी। तभी गौतम एक गहरी सांस लेते हुए गजराज से बोला, ठीक है, मैं उस कुएं में जाऊंगा। गौतम के वो शब्द उस माइन की गहराई तक गूंज गए और अब वहां एक सन्नाटा सा छा गया था। क्या गौतम सच में उस कुएं में जाने वाला था?
क्या गजराज उस बेशकीमती पत्थर को हासिल कर पाएगा? आखिर गजराज अविराज, विराज और हरिया के साथ क्या करने वाला था? खदान की ठंडी हवा में अब एक नया मोड़ आ गया था। गौतम के फैसले ने कुछ पलों के लिए सब कुछ खामोश कर दिया था। तभी गोपाल हैरानी से गौतम से बोला, ये तुम क्या कह रहे हो गौतम? माइन नंबर 18 में जाना मतलब सीधा मौत को न्योता देना है। वहां कभी भी बाढ़ आ सकती है। गोपाल की आवाज में झिझक और डर दोनों स्पष्ट थे, लेकिन तभी गौतम ने गोपाल को आश्वासन देते हुए कठोर और शांत स्वर में कहा, अगर विराज और अविराज की जान बचानी है तो मुझे ये करना ही होगा। गोपाल जी, उस कुएं में उतरने के अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं है। गोपाल की आंखों में गौतम के लिए फिक्र साफ झलक रही थी। हर एक रेखा उसके चेहरे पर चिंता की परत बुन रही थी, पर गौतम की आंखों में जो आत्मविश्वास भरा था वो किसी वादे की तरह दृढ़ था। एक ऐसा वादा जो अब पीछे नहीं हटने वाला था। गोपाल कुछ और कहना चाहता था, पर शब्द उसके गले में रुके रहे। शायद उस विश्वास के आगे वो स्वर हार गया था। तभी गजराज ने अपनी वही शैतानी मुस्कान ओढ़ते हुए कहा, बहुत अच्छे, तो फिर तुम्हें इसी वक्त उस माइन में जाना होगा गौतम। तुम्हारे पास सिर्फ आज रात तक का ही समय है। रात खत्म होने से पहले तुम्हें वो पत्थर खोजकर मेरे हवाले करना होगा, नहीं तो एमजीएम में कितनी लाशें गिरेंगी तुम गिन तक नहीं पाओगे। उसके शब्दों के साथ हवा और सख्त हो गई, जैसे गजराज ने अपने परिवार के साथ साथ बस्ती वालों की मौत का भी फैसला सुना दिया हो। हर तरफ खामोशी थी और खदान की पुरानी दीवारें उन शब्दों को निगलने लगी थी। गौतम ने गजराज की आंखों में देखते हुए दृढ़ स्वर में कहा, तुम्हें वो पत्थर मिल जाएगा गजराज, पर यहाँ के एक भी आदमी को कोई खरोच तक नहीं आनी चाहिए। गौतम की वो शर्त सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि उसकी मर्यादा और जिंदा दिली की कसौटी थी। वो किसी भी हालत में अपने लोगों को किसी मुसीबत में नहीं छोड़ने वाला था। उसकी आवाज में अब सिर्फ एक नियत थी, बचाना और लौटना। गौतम वहां से जाने ही वाला था कि गोपाल ने उसे रोकते हुए कहा, रुक जाओ गौतम, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। गोपाल के शब्दों में अब डर नहीं, बल्कि एक अलग ही जोश था। उसकी आंखों में अब बदले और सुरक्षा की आग दोनों चमक रही थी। गौतम चौंका और गोपाल की तरफ मुड़कर बोला, नहीं गोपाल जी, मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकता, वहां बहुत खतरा होगा। पर गोपाल ने एक बार फिर हाथ जोड़ते हुए विनती की, गौतम, मैं अपने पिता और बहन को नहीं बचा सका, पर मैं अपने भांजों को इस शैतान की दी हुई मौत के हवाले नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मुझे अपने साथ ले चलो। गौतम कुछ पल के लिए शांत खड़ा रहा। उसके अंदर उठते जज्बात, नए इरादे और पुरानी दीवारें सब लड़ रहे थे। उसके कंधे पर गोपाल का हाथ आकर टिक गया था, जैसे एक साथी की विनती, एक दोस्त का भरोसा। तभी पीछे से गजराज का तंज भरा स्वर आया, सही कहा साले साहब, साले तो अपने जीजाओं के लिए जान भी दे सकते हैं। आज तुम्हें मौका मिला है इस कहावत को साबित करने का। उसकी आवाज में व्यंग्य और उकसाने की तासीर दोनों घुली हुई थी। गौतम ने गजराज की तरफ एक नजर डाली, फिर नजर वापस गोपाल पर रखी। दोनों की आंखों में अब एक समझदारी थी। खतरा बड़ा था, पर जिस चीज के लिए वो खड़े थे वो उनसे भी बड़ी थी। गौतम ने गोपाल के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से हाँ में सिर हिलाया। वो दोनों माइन नंबर 24 से बाहर निकले और धीरे धीरे माइन नंबर 18 की तरफ बढ़ने लगे। पीछे से गजराज और उसके कबाली गैंग की हंसी गूंजती रही। रात और भी गहरी हो चुकी थी। खदानों के बीच फैला मैदान सूनेपन और पुरानी खबरों से भरपूर था। रेत पर पड़े उनके कदमों की आहट धीरे धीरे दूर उतरी जा रही थी और दूर क्षितिज पर गुम होती हुई ठंडी हवाएं बरसों पुरानी यादों की तरह उनकी झुलसी त्वचा को छूती चली जा रही थी। गौतम और गोपाल माइंस के मैदान से चलते हुए माइन नंबर 18 की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे। उनके हर कदम में एक वादा और हर सांस में किसी फैसले की गूंज थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद गौतम के कानों में गहराइयों से किसी की सिसकी सी गूंजी। उसने अपने बगल में देखा, जहां गोपाल की आंखों से आंसू बह रहे थे। हमेशा कॉन्फिडेंट और निडर दिखने वाला गोपाल आज टूटा हुआ दिखाई दे रहा था। गोपाल जी, आप ठीक तो हैं? गोपाल ने आंसुओं को पोंछने की कोशिश की, पर वो रोक नहीं पाया। उसके शब्द टूट टूट कर बाहर आए। मैं कितना बदनसीब हूं गौतम, आज मेरी वजह से मेरा पूरा परिवार बिखर गया। अपने पिताजी और अपनी बहन को मैं खो चुका हूं। अब मेरी बहन की आखिरी निशानियां भी खोना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। गौतम ने उसकी पीड़ा देखी और उसे सहारा देते हुए कहा,
आप ही कैसी बातें कर रहे हैं गोपाल जी? संभालिए खुद को। कैसे संभालूं गौतम? मैं अगर पिताजी से जिद करके यहां से दूर नहीं गया होता तो शायद ये सब नहीं होता। अगर मैं पिताजी के साम्राज्य को संभालने के काबिल होता तो शायद गजराज जैसा सांप यहां पनप न पाता। उसके शब्दों में पछतावे और दर्द का मिश्रण था। तभी गौतम ने उसे समझाते हुए कहा, जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है गोपाल जी। ये सिर्फ वक्त का फैसला और किस्मत का खेल था। पर आप कमजोर नहीं पड़ सकते। हमारे हाथ में अभी भी वो बाजी है जिससे हम आपकी बहन के बच्चों की जान बचा सकते हैं। इसलिए रुकिए मत, मेरे साथ चलिए। एक बार वो पत्थर हमारे हाथ लग जाए और हम उसे गजराज को सौंप दे, उसके बाद हम अविराज और विराज को उसके चंगुल से आजाद करा लेंगे। गोपाल की आंखों में आक्रोश और डर का संगम था। वो चिढ़ते हुए बोला, तुम गजराज को नहीं जानते गौतम। तुम्हें क्या लगता है वो उस पत्थर को हासिल करने के बाद अविराज और विराज को छोड़ देगा? नहीं, वो उनके साथ हमें भी मार डालेगा। मैं जानता हूं गोपाल जी, गजराज ऐसा ही करेगा। पर आप मुझ पर भरोसा रखिए, मेरे रहते उसका हर बार खाली ही जाएगा। इसलिए अब पुरानी बातें याद करके खुद पर दोष मत डालिए और चलिए मेरे साथ। गोपाल ने खुद को संभालते हुए धीरे से सिर उठाया और गौतम के साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ चला। चांद के बिना रात और भी गहरी लग रही थी। रेगिस्तान की ठंडी हवाएं उनके चेहरे को छू रही थी, लेकिन उनके मन में जोश की आग जल रही थी जिसे कोई ठंडी हवा भी बुझा नहीं सकती थी। कुछ ही देर में गौतम और गोपाल माइन नंबर 18 के सामने खड़े थे। बाहर से ही वो खदान अपना मुंह खोल कर खड़ी थी, मानो किसी प्राचीन दैत्य ने अपने जबड़े खोल रखे हों और वो दोनों उसके अगले निवाले बनने जा रहे हों। दोनों ने एक गहरी सांस ली। उनके कदम जमीन को छूकर नीचे उतर रहे थे और जैसे ही वो माइन के अंधेरे में गए, फीके बल्ब्स की हल्की रोशनी में उनके साए जमीन पर कांपते दिखने लगे। हर कदम के साथ सन्नाटा और बढ़ रहा था। दीवारों पर जमी काई और गीले पत्थरों की ठंडी नमी हवा में घुलकर एक अजीब बेचैनी पैदा कर रही थी। थोड़ा आगे बढ़ते ही ठंड और भी बढ़ गई। ये माइन है या धरती के नीचे जाने वाली नर्क की सुरंग? हम इतनी गहराई में आ चुके हैं, लेकिन ना इसका छोर नजर आ रहा है और ना वो कुआं। उसके स्वर में एक बेचैनी थी। अंधेरे में गूंजती उसकी आवाज जैसे पत्थरों से टकराकर वापस लौट रही थी। इस माइन को यहाँ के मजदूर कुछ समय से शैतान की गुफा बुलाते आ रहे हैं गौतम, और उस कुएं को खूनी कुआं। मुझे लगता है हमें और आगे बढ़ना होगा। उसके शब्दों के साथ ठंडी हवा का एक झोंका गुजरा, जैसे किसी अदृश्य आत्मा ने उनके इरादों को सुन लिया हो। दोनों आगे बढ़ते गए। दीवारों से रिश्ती सीलन और ऊपर से टपकती बूंदें उनके हर कदम की आवाज को और भी डरावना बना रही थी। अंधेरा गहराता जा रहा था और हर छोटी आवाज भी उनके कानों में शोर की तरह गूंज रही थी। तभी गौतम को अचानक एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास हुआ, जैसे वो जगह उसे पुकार रही हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वो अपने मन में बड़बड़ाया, यह एनर्जी ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं इसे पहले भी महसूस कर चुका हूं, लेकिन कहां? याद नहीं आ रहा। तभी गोपाल थोड़ी तेज आवाज में बोला, गौतम वो देखो आगे। गौतम ने नजर उठाई और उनके सामने एक विशाल और पुराना कुआं था। दीवारों पर काई उगी हुई थी और चारों ओर खामोशी ऐसी कि उनकी सांसों की आवाज भी गूंज रही थी। दोनों तेजी से चलते हुए कुएं के नजदीक आए। ये तो बहुत गहरा है गौतम, नीचे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हम इसमें उतरेंगे कैसे? गौतम ने अपनी टॉर्च नीचे की ओर झुकाई, पर रोशनी सिर्फ कुछ फीट तक ही गई और फिर निगल ली गई, जैसे अंधेरे ने खुद उस रोशनी को खा लिया हो। रस्सी तो है हमारे पास, लेकिन ये कितनी गहराई तक जाएगी? कहां नहीं जा सकता। उसके स्वर में हिचकिचाहट थी, लेकिन आंखों में एक दृढ़ निश्चय की चमक थी। तभी अचानक गौतम की नजर सुरंग की दीवार के कोने पर पड़ी। वहां एक खोखला हिस्सा दिखा, जैसे दीवार के भीतर कोई गुप्त रास्ता छिपा हो। वो उस दरार के पास गया और अंदर झांक कर देखा। कुछ देर उसे देखने के बाद वो वापस गोपाल के पास आकर बोला, मैं इस कुएं में अकेला उतरूंगा। ये कहते हुए उसकी आवाज में एक ठंडा साहस था, जैसे वो अपने भाग्य से पहले ही समझौता कर चुका हो। क्या कह रहे हो गौतम? मैं यहां तुम्हारा साथ देने आया हूं। तुम्हें अकेले इस खूनी कुएं में कैसे जाने दूं? उसकी आवाज कांप रही थी, पर उस कांपने में डर से ज्यादा अपने साथी को खो देने का डर था। देखिए गोपाल जी, आप मेरे साथ आना चाहते थे और मैंने आपको रोका नहीं, लेकिन आगे का सफर मेरा है। पता नहीं इस कुएं के तल में क्या है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपकी जान को कोई खतरा हो।
गौतम की बातों में सच्चाई थी, पर उनमें वो ठंडापन भी था जो सिर्फ मौत का सामना करने वाले के चेहरे पर दिखता है। लेकिन गौतम, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? गोपाल ने हाथ बढ़ाकर गौतम का कंधा पकड़ा, जैसे अपनी बात में थोड़ी और मजबूती भरना चाहता हो। मुझे कुछ नहीं होगा गोपाल जी, मुझे पानी में अपनी जान बचाना आता है। बस आप मुझसे एक वादा कीजिए कि अगर मेरे लौटने से पहले इस कुएं से बाढ़ का पानी बाहर आया तो आप सामने की दीवार में बनी उस दरार में छिप जाएंगे। गौतम की नजरों में दृढ़ता थी और आवाज में आदेश का स्वर। सामने की दीवार की दरार? लेकिन क्यों? गोपाल ने चारों ओर देखा। दीवारों पर नमी थी, मगर गौतम जिस हिस्से की ओर इशारा कर रहा था वहां की सतह बिल्कुल सूखी थी। गौतम उसे समझाते हुए बोला, वो दीवार अंदर से खोखली है, वहां पानी नहीं पहुंचता। मैंने खुद झांक कर देखा है, वहां ना कोई है ना नमी। इसका मतलब है कि जब पानी इस माइन में भरता है तो वो हिस्सा एक ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है। वही जगह आपकी जान बचाएगी। गौतम ने जैसे कोई रहस्य खोल दिया था। गोपाल की आंखों में हल्की उम्मीद की चमक उभरी, लेकिन साथ ही गौतम के लिए फिक्र भी। एक बार सोच लो गौतम, इस कुएं में उतरना मौत को गले लगाने जैसा है। उसकी आवाज में विनती थी, लेकिन गौतम का चेहरा अब पत्थर की तरह ठंडा हो चुका था। मौत तो एक दिन सबको आनी है गोपाल जी, लेकिन मेरे लिए वो दिन आज नहीं है। ये कहते हुए गौतम ने गहरी सांस लेकर नीचे झांका। नीचे सिर्फ अंधकार था, असीम, अंतहीन, निगल जाने वाला अंधेरा। अगले ही पल बिना समय गंवाए गौतम ने उस कुएं में छलांग लगा दी। गौतम! गोपाल की आवाज कुएं के अंधेरे में गूंजती रही, पर जवाब में बस सन्नाटा था। नीचे से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ हवा ने एक ठंडी सरसराहट के साथ उसके चेहरे को छुआ और माइन की दीवारों से टपकती बूंदों की आवाज धीरे धीरे उस सन्नाटे में घुल गई, जैसे कुएं ने गौतम को अपने भीतर समा लिया था। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद गौतम ने जो छलांग लगाई थी वो सीधा उसे उस कुएं के तल तक ले गई। इतना लंबा गिरना आम इंसान के लिए मरने जैसा होता, पर गौतम कोई आम इंसान नहीं था। उसकी रगों में वही दिव्य शक्ति दौड़ रही थी जिसने उसे हर असंभव पहलू में टिकाए रखा था। वो सीधे कुएं के तल पर उतरा। गीली मिट्टी की हल्की उड़ान उठी, पर गौतम एकदम शांत था, जैसे वो सब सामान्य हो। उसने तुरंत अपने इर्द गिर्द देखा। तभी उसे दीवार के कोने में, जहां काई कम लगी थी, एक छोटा सा छेद दिखा, मानो किसी ने प्राचीन पत्थर में चाबी घुमाई हो और भीतरी रास्ता खोल दिया हो। गौतम ने अपने अंदर की सूक्ष्म ऊर्जा से उस छेद को महसूस किया। उसकी शक्ति की किरणों ने वहां की बनावट पढ़ ली थी। ये छेद कोई प्राकृतिक दरार नहीं, बल्कि शायद पुरानी खुदाई का निशान है, उसने वो खुद से कहा और बिना अटकते उस छेद से बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसने पाया कि वो अब किसी सुरंग जैसी जगह पर था, जहां किसी रोशनी का नामो निशान तक नहीं था, और उसकी अपनी शक्ति ने उसकी आंखों के सामने सब कुछ स्पष्ट कर दिया था। अंधेरे में भी उसके लिए रास्ते और आकृतियां चमकने लगी, जैसे उसने अपनी आंखों के पीछे कोई तीसरी आंख खोल ली हो। सुरंग पतली और लंबी थी, हर ओर चट्टानों की बनावट, पुरानी बनावट के निशान और नीचे से उठती ठंडी नमी की गंध थी। गौतम ने महसूस किया कि वो जगह किसी समय में इंसानी बस्ती की नहीं थी, बल्कि वो अतीत की कोई गूढ़ जगह थी, जहां समय ने अपनी उंगलियां गाढ़ी कर रखी थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, हर कदम पर पत्थर की खरोंचों, पानी और चिपचिपी मिट्टी की आवाजें सुन रहा था। आगे कुछ है, मुझे पानी की आवाज सुनाई दे रही है, पर साथ ही कुछ और भी है, एक ऊर्जा जो मेरी नसों में गूंज रही है। वो अपने अंदर उठती उस अनजान सी तरंग को पहचानने की कोशिश कर रहा था। उसके कदमों की टाप सुनसान सुरंग में गूंज रही थी, और हर गूंज के साथ वो ऊर्जा और गहरी होती जा रही थी, मानो किसी विशाल स्रोत की धड़कन हवा में फैल रही हो। जैसे ही वो और अंदर गया, पानी की आवाज स्पष्ट होने लगी। पहले दूर की कलकल, फिर पास आती सरसराहट, पर पानी के साथ साथ वो ऊर्जा भी बढ़ती जा रही थी, एक तरह की अनिश्चित खिंचाव जैसी। उसका रोम रोम कांप उठा। वो समझ रहा था कि वो सिर्फ आम जगह नहीं थी, बल्कि वो किसी बड़े तत्व की उपस्थिति थी। यहाँ की ऊर्जा, ये सिर्फ गहराई में कहीं जमा हुई शक्ति नहीं, मैं इसे अपनी नसों में महसूस कर रहा हूँ। ये किसी पत्थर की तरह ठोस भी हो सकती है, और साथ ही किसी जिंदा दिल की तरह धड़कती हुई भी। आखिर ये है क्या? आखिर वो ऊर्जा क्या थी? उस सुरंग के आखिरी छोर में ऐसा क्या छुपा हुआ था? क्या गौतम उस पत्थर तक पहुंच पाएगा? गौतम पूरे आत्मविश्वास के साथ उस सुरंग में आगे बढ़ा।
सुरंग अब चौड़ी हो रही थी, पर अंधेरा वैसा ही घना था। पानी की आवाज अब कदमों के बगल से गुजर रही थी। उसने कुछ कदम और बढ़ाए और अचानक उसे दूर से पानी की कलकल की आवाज तेज होती हुई सुनाई दी, जैसे समंदर की कोई सांस ऊपर की तरफ उभर रही हो। पानी की आवाज में न सिर्फ मात्रा की बढ़ोतरी थी, बल्कि वजन भी था, मानो किसी विशाल तरंग की संभावना अंदर घुल रही हो। पानी उठ रहा है। मुझे किसी भी हालत में इस पत्थर तक पहुंचना होगा, पर मुझे पहले से पता होना चाहिए कि ये क्या है और इसे कैसे रोकना है। उसकी आवाज में तीव्र इच्छा थी, पर साथ ही चेतावनी की धुन भी। वो अपने कदम तेज करने लगा, पर अगले ही पल कुछ अजीब हुआ। उसके पैर जैसे जम गए थे। वो चल नहीं पा रहा था, मानो जमीन उसकी तरफ से दूर हट रही हो। मेरे पैर काम क्यों नहीं कर रहे? मेरी रगों की ऊर्जा धीरे धीरे कम क्यों हो रही है? क्या कोई यहाँ है जो मेरी शक्तियों को दबा रहा है, या ये उस ऊर्जा का वार है जो मैं महसूस कर रहा था? पानी की आवाज पहले तो हल्की सी कलकल जैसी थी, लेकिन फिर थोड़ी गूंज उठी और धीरे धीरे वो एक दीवार की तरह गरजने लगी। अगले ही पल गौतम सामने से आती हुई एक बहुत बड़ी लहर के सामने खड़ा था। वो थोड़ा बेचैन होते हुए बड़बड़ाया, ये पानी, लगता है ये वही बाढ़ है। तभी कुछ ही सेकंड्स में वो लहर उसके एकदम पास आ गई और गौतम को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पानी की दीवारें चारों ओर उठी और पल भर में गौतम को पूरी तरह ढक लिया। उसने अपनी पूरी ताकत झोंकी, पर कुछ नहीं हुआ। उसकी शक्तियां जो हमेशा जलती थी अब ठंडी पड़ चुकी थी, मानो जैसे किसी ने उन पर बर्फ डाल दी हो। वो अपने मन में बड़बड़ाया, क्यों मेरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही? उसके ख्याल वहीं पानी में खो गए। पानी ने उसके सीने को दबा दिया। उसने कई बार सांस लेने की कोशिश की, पर हर बार फेफड़े खाली महसूस हुए। उसे लगा हवा नहीं, पानी उसे पकड़ रहा था। तभी उस अंधेरे में उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, जिसमें कोई शब्द नहीं थे, बल्कि सिर्फ एक एहसास था, एक साफ सा संदेश जो कि कच के माध्यम से उसे मिल रहा था। समर्पण ही सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे ही गौतम ने अपने मन में कच की आवाज सुनी, उसका दिल एकदम शांत हो गया और वो अपने मन में बड़बड़ाया, समर्पण? उसने अपनी आंखें बंद कर ली, पर हार मानने के लिए नहीं, बल्कि खुद को छोड़ देने के लिए। उसने अपनी सारी शक्ति जो हमेशा बाहर निकलती रहती थी उसे रोक लिया। अब न उसने कोई ताकत दिखाई, न कोई वार किया, बस अपने अंदर की हलचल को शांत कर दिया। और तभी कुछ अजीब हुआ। जैसे ही उसने समर्पण किया, पानी के अंदर भी उसकी सांसें सामान्य हो गईं। वो गहरे पानी में था, फिर भी आराम से सांस ले पा रहा था। उसका शरीर अब वापस से हिलने लगा था और उसकी बेचैनी भी खत्म हो गई थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। पानी में होने के बावजूद उसके कदम अब संतुलित थे। वो अब अपने ऊपर नहीं, बल्कि अपने अंदर की उस शांति पर भरोसा कर रहा था जो अब उसे आगे खींच रही थी, सुरंग के सबसे गहरे हिस्से की तरफ। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, पानी का बहाव बदलने लगा। अब वो सिर्फ ऊपर से नहीं आ रहा था, नीचे की दीवारों से भी पानी फूट रहा था और उस बहाव में हल्की सी नीली रोशनी चमक रही थी। गौतम ने जब देखा तो उसे दूर कोई चीज चमकती हुई दिखी। वो क्या है? वो फुसफुसाया। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि वो जो देख रहा था वो सामान्य नहीं था। उसने पानी में तैरते हुए उस रोशनी की तरफ बढ़ना शुरू किया। पास पहुंचते ही उसके सामने एक नीला पत्थर चमकने लगा, लेकिन वो कोई आम पत्थर नहीं था। उसमें से खुद रोशनी निकल रही थी, जैसे वो जिंदा हो। उसके ऊपर छोटे छोटे निशान बने थे जो किसी पुरानी भाषा जैसे लग रहे थे। आसपास का सारा पानी उसी की तरफ बह रहा था, जैसे वो पत्थर खुद उसे अपनी ओर खींच रहा हो। ये क्या चीज है? ये तो धरती की नहीं लगती। गौतम ने ये बुदबुदाते हुए धीरे से पत्थर को छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, पर जैसे ही उसकी उंगलियों ने उस पत्थर को छुआ, एक तेज चमक उसके शरीर में फैल गई। उसने आंखें बंद कर ली थी, लेकिन उसके अंदर एक नई दृष्टि खुल गई थी। उसके सामने एक दृश्य उभर आया, ब्रह्मांड के जन्म का एक बड़ा विस्फोट, बिग बैंग। गैसें, रोशनी, सितारे और फिर धीरे धीरे बनते ग्रह। उसी में से एक टुकड़ा, एक छोटा सा पत्थर जो बाकी सबसे अलग था, अंतरिक्ष में भटकता रहा और फिर पृथ्वी की ओर आया। तो ये पत्थर अंतरिक्ष से आया है? उसने देखा कि जब पृथ्वी पर समुद्र बन ही रहे थे, तभी वो पत्थर वहां गिरा था। उसी ने पानी को अपनी ओर खींचा, नदियां बनाई और जीवन की शुरुआत की। वो कोई आम पत्थर नहीं था, उसमें जल की शक्ति थी।
फिर उसने देखा कि कुछ महीने पहले जब धरती के नीचे हलचल हुई तो एक बड़ा तूफान उठा। उसी तूफान ने उस पत्थर को उसकी जगह से निकालकर एमजीएम की इस सुरंग में फेंक दिया। तब से वो पत्थर पानी को खींच रहा था और हर बार वहां बाढ़ का खतरा उसी वजह से था। तो यही वजह है, यही वो चीज है जिसके बारे में गजराज ने बताया था। गौतम के मन की आवाज में अब एक डर और समझ दोनों थे। उसे अब पता चल गया था कि वो पत्थर सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि जीवन और विनाश दोनों की जड़ था। वो दोबारा से अपने मन में बड़बड़ाया, अगर ये किसी गलत इंसान के हाथ लग गया तो दुनिया तबाह हो जाएगी, मुझे इसे रोकना ही होगा। उसके शब्दों में अब पक्का इरादा था। वो जानता था कि अब पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं था। उसने पत्थर से हाथ हटाया और चारों ओर देखा। पानी वापस जाने लगा था। अब उसकी ताकत वापस आ रही थी, पर इस बार वो पहले जैसी नहीं थी। अब उसमें अहंकार नहीं बल्कि शांति थी। गौतम समझ चुका था कि असली ताकत जीतने में नहीं बल्कि खुद पर काबू पाने में थी। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला, मैं इसे यहां से कभी नहीं निकालूंगा और इसके बारे में गजराज को पता तक नहीं चलने दूंगा। उसके शब्दों की गूंज सुरंग में फैल गई। पानी फिर से गरजने लगा, लेकिन अब गौतम तैयार था। उसके अंदर की शक्ति अब जाग चुकी थी, पर इस बार वो समर्पण से चल रही थी, अहंकार से नहीं। गुफा के अंदर अब सन्नाटा था। वो पानी जो कुछ ही पलों पहले मौत बनकर उमड़ रहा था, अब मानो किसी आदेश का पालन कर रहा था। दीवारों पर बहती बूंदें धीरे धीरे थम रही थी और चारों ओर एक अजीब सी शांति छा गई थी। गौतम अब उस नीले पत्थर के सामने खड़ा था, आंखें बंद, हाथ जोड़कर। उसके चेहरे पर न डर था न संघर्ष, बस एक गहरी विनम्रता थी। हे प्रकृति, अगर तू सच में मुझसे कुछ चाहती है तो इस क्रोध को शांत कर दे। मैं तेरे सामने हूं, ना किसी शक्ति के गर्व में, ना किसी अहंकार में, बस एक इंसान बनकर मैं तेरी गोद में शांति चाहता हूं। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, पर उस धीमी आवाज में एक अजीब ताकत थी, मानो गुफा के हर पत्थर ने वो शब्द सुने हों। कुछ ही क्षणों बाद पानी की सतह पर हल्की लहरें उठी और फिर जैसे किसी ने पीछे से आदेश दिया हो, समुद्र का पानी और तेजी से पीछे हटने लगा। पहले फर्श पर जमा पानी नीचे जाने लगा, फिर गौतम का सिर बाहर आया। उसने गहरी सांस ली। हवा उसके फेफड़ों में ऐसे भरी जैसे कोई पुराना रिश्ता फिर से जीवित हो गया हो। फिर धीरे धीरे उसका पूरा शरीर पानी से बाहर निकल आया। धन्यवाद प्रकृति, मैं तेरी मंशा समझ गया हूं। गुफा अब शांत थी। पत्थर की दीवारों पर हल्की नमी थी और नीली रोशनी अब भी उस दिव्य पत्थर से निकल रही थी। गौतम ने धीरे से नीचे झुककर पत्थर को देखा, पर अब उसमें कोई तूफान नहीं था। वो जैसे किसी बच्चे की तरह सो गया था। तभी अचानक पीछे से एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, गौतम, क्या वहां तुम हो? गौतम चौंक कर पीछे मुड़ा। उसने देखा गुफा के पिछले हिस्से में पानी के रास्ते से गोपाल उसकी ओर बढ़ रहा था। उसके कपड़े भीगे हुए थे, सांस तेज चल रही थी, पर उसकी आंखों में राहत थी। आप यहां कैसे आए गोपाल जी? मैं कुएं के ऊपर था, तभी अचानक कुएं से बहुत तेज पानी निकलने लगा। जैसा तुमने कहा था, मैं दीवार की उस दरार में चला गया जहां पानी नहीं पहुंच रहा था। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी गौतम, पर कुछ ही देर बाद मैंने देखा कि पानी वापस कुएं के अंदर जा रहा है। गोपाल कुछ देर रुका, सांस संभाली और फिर कहा, बस फिर मैं उस दरार से बाहर निकला और कुएं के पानी में कूद गया। पानी घटता गया और मुझे नीचे लाता गया। फिर मैं यहां पहुंच गया, पर ये सब क्या था? गौतम कुछ पल चुप रहा। उसने नीचे देखा, फिर अपने हाथ में उस नीले पत्थर को उठाया। उसके चारों ओर हल्की रोशनी फैल गई थी। गोपाल जी, यही सब कुछ था। ये पत्थर, यही सारे हंगामे की जड़ है। क्या ये वही पत्थर है? हाँ, दिखने में छोटा है, पर इसके अंदर पूरी सृष्टि की ताकत है। गौतम धीरे से पत्थर की सतह पर हाथ फेरते हुए बोला, ये पत्थर इस धरती का नहीं है। अरबों खरबों साल पहले ये अंतरिक्ष से यहां गिरा था। इससे समुद्र बना, इससे जीवन की शुरुआत हुई। लेकिन अब यही पत्थर खतरा बन गया है। खतरा? कैसे? क्योंकि इसके अंदर पानी की आत्मा बसी है। यही पत्थर समुद्र को अपनी ओर खींच रहा था और यही वजह है कि यहां बार बार बाढ़ आ रही थी। अगर ये किसी गलत इंसान के हाथ लग गया तो वो पूरी दुनिया को पानी में डुबो सकता है। गोपाल की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने धीरे से कहा, तुम कहना क्या चाहते हो कि अगर ये पत्थर गजराज के हाथ लग गया तो वो सिर्फ एमजीएम नहीं, पूरी धरती को मिटा देगा। वो इसे अपने लालच के लिए इस्तेमाल करेगा, बिना ये जाने कि वो इस दुनिया को विनाश की ओर ले जा रहा है। गुफा के अंदर हल्की हवा चली।
पानी की बूंदें अब भी दीवारों से टपक रही थी, पर अब वो आवाज डर पैदा कर रही थी, जैसे प्रकृति खुद चेतावनी दे रही हो। अब हम क्या करेंगे गौतम? सबसे पहले हमें यहां से निकलना होगा और फिर अविराज, विराज और हरिया को ढूंढना होगा। पर हम कैसे निकलेंगे? हम कुएं के ऊपर नहीं जा सकते, और अगर बिना इस पत्थर के गए तो गजराज हमें ढूंढकर मार देगा। गौतम ने मुस्कुराकर धीरे से सिर हिलाया। उसने कुएं के रास्ते की तरफ नहीं देखा, बल्कि दूसरी दिशा में देखा, जहां से कुछ देर पहले पानी आया था। नहीं गोपाल जी, हम पीछे नहीं जाएंगे, हम सामने जाएंगे, समुद्र के रास्ते। क्या? समुद्र के रास्ते? लेकिन तुम्हें कैसे पता कि आगे समुद्र है? क्योंकि मैं पहले भी उस ओर जा चुका हूं। जब बस्ती के मुखिया की बेटी की तबीयत खराब थी, तब मुझे एक दुर्लभ मछली पकड़नी थी उसकी दवा के लिए। तब मैं इस गुफा के उस छोर से आया था और मैंने वहां इस पत्थर की ऊर्जा को महसूस किया था। गोपाल हैरान होते हुए बोला, मतलब वो रास्ता यहीं से निकलता है? हाँ, वही छोर आगे है, वही हमें समुद्र तक ले जाएगा। कुछ देर दोनों चुप रहे। चारों ओर सिर्फ पानी के टपकने की आवाज और दूर किसी गहराई से आती लहरों की धीमी गूंज थी। गौतम ने उस पत्थर को उसी जगह पर वापस रखा, फिर हाथ जोड़कर उस पत्थर से बोला, धन्यवाद, तूने मुझे डुबोया नहीं बल्कि जिंदगी का असली मतलब सिखाया है। अब मैं वादा करता हूं, इस शक्ति का गलत इस्तेमाल किसी को नहीं करने दूंगा। गोपाल ने गौतम के कंधे पर हाथ रखा। चलो गौतम, वक्त कम है। दोनों उस दिशा में बढ़ने लगे जहां से समुद्र की आवाज आ रही थी। कुछ दूर जाने के बाद सामने एक चौड़ी जगह खुली, जहां गुफा का छोर एक झील जैसी जगह पर खत्म हो रहा था। वहां से साफ दिख रहा था कि वो झील सीधा समुद्र से जुड़ी थी। ये तो सच में समुद्र है। हाँ, और अब हमें बस तैरकर ऊपर पहुंचना है। ऊपर पहुंचते ही हम तट के पास होंगे। पर यह रास्ता सुरक्षित तो है ना? शायद नहीं, पर यही रास्ता है। अब पीछे लौटना मौत होगी, आगे बढ़ना उम्मीद। दोनों ने एक साथ पानी की तरफ देखा। लहरें अब शांत थीं, मानो उनका स्वागत कर रही हो। गौतम ने गहरी सांस ली और अगले ही पल दोनों ने पानी में छलांग लगा दी। ठंडा पानी उनके चारों ओर घूम गया, पर अब वो विरोध नहीं कर रहा था। गौतम ने हाथों से रास्ता बनाया, गोपाल उसके पीछे था। दोनों तैरते हुए ऊपर की ओर बढ़े, नीली लहरों के बीच अंधेरे आसमान की ओर। कुछ देर बाद दोनों सतह पर पहुंचे। ऊपर चांद अधूरा था, पर उसकी रोशनी समुद्र की लहरों पर फैलकर एक सुनहरी राह बना रही थी। किनारा दूर था, पर नजर आ रहा था। वो देखो गौतम, किनारा। हाँ गोपाल जी, अब बस वहीं तक पहुंचना है। दोनों ने पूरी ताकत से तैरना शुरू किया। रात गहरी थी, लेकिन उनके भीतर का साहस उससे भी गहरा था। लहरें उठती गिरती, पर वो आगे बढ़ते रहे, क्योंकि अब उनके पास दिशा थी, उद्देश्य था, और एक ऐसा रहस्य जिसे बचाना उनकी जिम्मेदारी बन चुका था। ठंडी रात की हवा समंदर के किनारे पर अजीब सी खामोशी बिखेर रही थी। लहरों की गूंज जैसे किसी अनकहे रहस्य की गवाही दे रही थी। गौतम और गोपाल धीरे धीरे समंदर के किनारे पहुंचे। दोनों का बदन भीग चुका था, पर चेहरे पर राहत की लकीरें साफ झलक रही थी। पानी से बाहर निकलते ही गौतम ने गहरी सांस ली, जैसे सैकड़ों बोझ एक साथ उतर गए हों। उसके चेहरे पर शांति थी, पर गोपाल की सांसें अभी भी बेकाबू थीं। मैं तो थक गया गौतम, ऐसा लगा आज तो बस सब खत्म। शांत हो जाइए गोपाल जी, अब हम सुरक्षित हैं। ये देखिए, समुद्र का ये किनारा, इसका मतलब है कि हम जिंदा हैं। गौतम ने आसमान की ओर देखा, जहां आधा चांद बादलों के पीछे छिपता उभरता नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर दृढ़ता थी, मानो वो ठान चुका हो कि अब कुछ भी उसे रोक नहीं सकता। लेकिन गौतम, अब आगे क्या? हम तो निकल आए, पर अविराज और विराज को कहां ढूंढेंगे? कहीं वो... नहीं गोपाल जी, जब तक मैं जिंदा हूं उन्हें कुछ नहीं होगा। गजराज ने उन्हें कहां छिपाया होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन हमें किसी भी हाल में यह पता लगाना होगा। पर कहां से शुरू करें गौतम? चारों तरफ अंधेरा है, कोई निशान नहीं, कोई दिशा नहीं। तभी अचानक लहरों की आवाज के बीच एक धीमी पर साफ आवाज सुनाई दी। मुझे पता है, मालिक और छोटे मालिक इस वक्त कहाँ हैं। दोनों के कानों में जैसे बिजली सी गूंज गई। गौतम और गोपाल ने एक साथ पलट कर देखा। कौन है वहां? अंधेरे में बस एक परछाई नजर आई, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें उन्हें घूर रही थी। आखिर वो परछाई किसकी थी? क्या गौतम और गोपाल अविराज, विराज और हरिया तक पहुंचकर उनकी जान बचा पाएंगे,
क्या गजराज उस पत्थर की शक्ति को पहचान पाएगा?